2 सैम्पल इंट्रोडक्शन पैराग्राफ्स एंड मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ सेंटेंस बाय सेंटेंस स्ट्रक्चर that how exactly you can write a high band score introduction paragraph. अच्छा, यहाँ पे अब एक चीज समझने वाली क्या है, आपको अब पता है कि आपका मेजर पोर्शन आ रहा है टास्क 2 से 66%. सो इसका क्या मतलब है, इसका क्या क्या आप 7 बैंड्स राइटिंग मॉड्यूल में ला सकते हो सिर्फ ऐसे राइटिंग प्रिपेयर करके? बिल्कुल भी नहीं. वन रीजन, वन सोल्यूशन, नो एक्सप्लेनेशन. व्हाट आर वी डूइंग इन द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ? वी आर राइटिंग paraphrase statement and thesis statement. Hello everybody, welcome back to IELTS Zero to Hero series with me Vandana in yet another lecture. In today's lecture, let's quickly see what I have got in store for you. Alright, so the very first thing is we are going to be diving deep into overview of the writing task 2 today, and I'll also be showing you 2 sample introduction paragraphs and मैं बहुत अच्छे से explain करने वाली हूँ sentence by sentence structure that how exactly you can write a high band score introduction paragraph. So let's get started straight away. Alright, so the very first thing over here, let's talk about the overview. Now the time duration of your writing module, कितनी देर मिलती है आपको writing module के लिए? You get 1 hour. Let me change the color. Right, so you get 1 hour to finish the writing module, out of which I would suggest that you keep aside 35 minutes for your task 2. आज का लेक्चर जो है वो टास्क 2 का ओवरव्यू प्लस टास्क 2 क्या होता है हमारा? टास्क 2 इज आवर एसे राइटिंग. सो आज का जो लेक्चर है दैट इज बेस्ड ऑन दिस थिंग, टास्क 2, the overview of writing task 2 and how to write introduction paragraph if you get, I mean not if you get, when you get essays in your IELTS question paper. So 35 minutes I would suggest that you keep aside for your IELTS essays. अब इन 35 मिनट्स में क्या करोगे? सिर्फ ऐसे लिखते रहोगे? अगर ऐसा करा then probably you won't be able to write a high band score essay. तो हाई बैंड स्कोर एसे के लिए क्या करना जरूरी है? टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट में हमारी प्लानिंग स्टेज भी आ जाती है. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, प्लानिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. और वो कैसे करोगे आप? इन 35 मिनट्स को आप डिवाइड करोगे 3 सेगमेंट्स में. इन 35 मिनट्स को आप डिवाइड करोगे 3 सेगमेंट्स में, इन विच द फर्स्ट 2 to 3 मिनट्स आप एनालाइज करोगे प्रॉम्प्ट को. यू नीड टू एनालाइज द प्रॉम्प्ट इंट्रिकेटली. एनालाइज मतलब किस चीज की बात हो रही है प्रॉम्प्ट में, बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा. ये स्कूल ऐसे प्रॉम्प्ट्स नहीं होते हैं, यहाँ पे रेलेवेंस का बहुत ध्यान देना होता है. सो आप बारीकी से समझोगे कि प्रॉम्प्ट किस चीज की बात कर रहा है, प्लस आप रफ में आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करोगे. यू विल ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज एंड जॉट देम डाउन इन रफ. रफ में आप लिख लोगे आपके आइडियाज. ये स्टेज अगर अच्छे से हो गई ना, देन ट्रस्ट मी, हाफ ऑफ द बैटल इज वन. आधी जंग हमने जीत ली अगर हमने प्लानिंग अच्छे से कर ली और रेलेवेंट आइडियाज हमने डेवलप कर लिए, हमने आधी जंग जीत ली. अब लास्ट के 2-3 मिनट्स में आप क्या करोगे? इन द लास्ट 2-3 मिनट्स यू आर गोइंग टू चेक योर वर्क. ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. मैं भी जब एसेज लिखती हूँ तो मैं भी बिना चेक करे सबमिट नहीं करती अपना काम कभी भी. सो लैंग्वेज है, एरर्स सबसे होते हैं. यू नीड टू चेक योर वर्क फॉर स्पेलिंग्स, ग्रामर. सो यस, यू हैव टू प्रूफ रीड. प्रूफ रीड मतलब खुद उसको पढ़ो एंड देखो कहाँ पे क्या एरर दिख रहा है. So that will leave you with around 29 minutes in your hands to write the entire essay. And trust me, अगर एक बारी ideas generate कर चुके हो ना, then these 25 minutes are super sufficient to write an essay. Super sufficient. Moving on, task 2 weightage. Task 2 weightage मतलब आपका बैंड स्कोर, मेजर बैंड स्कोर राइटिंग मॉड्यूल का कहाँ से आता है? टास्क 1 से आएगा या टास्क 2 से आएगा? टास्क 2 से आएगा. ऐसा क्यों? बिकॉज द वेटेज गिवन टू टास्क 2 इज 66%. आपके बैंड स्कोर का 66% आता है ऐसे राइटिंग में से एंड 33% आता है टास्क 1 में से, जो कि रिपोर्ट भी हो सकता है या लेटर भी हो सकता है. वो डिपेंड करता है आप एकेडमिक आइल्स एस्पिरेंट हो या जनरल आइल्स एस्पिरेंट. जनरल आइल्स एस्पिरेंट हो तो लेटर आएगा आपको टास्क 1 में, अदरवाइज रिपोर्ट आएगा. ओके अच्छा, यहाँ पे अब एक चीज समझने वाली क्या है, आपको अब पता है कि आपका मेजर पोर्शन आ रहा है टास्क 2 से 66%. सो इसका क्या मतलब है?
इसका क्या क्या आप 7 बैंड्स राइटिंग मॉड्यूल में ला सकते हो सिर्फ एसे राइटिंग प्रिपेयर करके? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ये पॉसिबल ही नहीं है। इनफैक्ट आपको अगर मिनिमम 6 बैंड्स भी चाहिए ना, तब भी आपको दोनों टास्क अच्छे से सीखने पड़ेंगे एंड दोनों टास्क आपको फिनिश करके आने पड़ेंगे एग्जाम वाले दिन। सो यस, आपको ज़्यादा वेटेज टास्क 2 को ज़रूर दी गई है, बट आपको दोनों टास्क मास्टर करने ज़रूरी हैं इफ़ यू वांट अ हाई स्कोर। हाँ, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे, व्हेन वी नो दैट 66% वेटेज इज गिवन टू टास्क 2, ऐसे राइटिंग को ज़्यादा वेटेज दी गई है, तो एग्जाम वाले दिन ऐसे राइटिंग पहले खत्म करना एंड उसके बाद टास्क 1 पे पहुंचना। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, वर्ड लिमिट। देखो मैं सिर्फ एसेस की बात कर रही हूँ आज की क्लास में, सो मैं टास्क 1 की वर्ड लिमिट की बात नहीं कर रही। एसेस की वर्ड लिमिट होती है 250 वर्ड्स, मिनिमम 250 वर्ड्स। लेकिन इसका क्या मतलब है? ओके, क्या इसका मतलब है कि एग्जैक्टली 250 वर्ड्स लिख दें? बिल्कुल भी नहीं। मिनिमम 250 वर्ड्स का मतलब है कि मिनिमम इतना तो लिखना ही है। इससे कम लिख दिया तो बहुत ज्यादा स्कोर ड्रास्टिकली नीचे जाता है, बट इससे ज्यादा लिखने की जरूरत है हमें, समवेयर अराउंड 260 टू 280 वर्ड्स। इतना तो होना ही चाहिए। 260 टू 280 वर्ड्स इज कंसिडर्ड एज एन आइडियल लेंथ। एग्जैक्ट 250 लिखोगे या लेस देन 250 लिखोगे, देन यू विल नॉट गेट अ हाई स्कोर। Moving on. Okay, so these are different types of essays that we will be mastering during the span of this course. हम बहुत अच्छे से समझेंगे that what is opinion essay, what is discussion essay, direct question essay, problem solution essay, advantage and disadvantage essay. हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। And इन types के अंदर भी आपको अलग अलग पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एडवांटेज डिसएडवांटेज की ही अगर हम बात कर लें, तो एक सिंपल वर्जन होता है, एक बेसिक वर्जन जहाँ पे वो आपसे सिर्फ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स पूछते हैं। लेकिन एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्जन होता है जहाँ पे पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स के साथ साथ आपका ओपिनियन भी पूछा जाता है। सो वी विल बी कवरिंग ऑल दीज पॉसिबिलिटीज। अब हम तो कवर कर रहे हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? आपको मिलते हैं डेली प्रैक्टिस पेपर्स। जो आइल्स 0 टू हीरो के स्टूडेंट्स हैं, आपको हम डेली प्रैक्टिस पेपर्स दे रहे हैं। वो आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? आपको PW ऐप जो है वो ऑफ कोर्स डाउनलोड करनी पड़ेगी आपके गूगल प्ले स्टोर से, एंड देन इन दैट ऐप एनरोल इन आइल्स 0 टू हीरो बैच, वेयर एन यू विल गेट, आपको ये PPTs भी मिलेंगी जिन PPTs के थ्रू हम आपको पढ़ा रहे हैं, प्लस आपको वहां पे डेली प्रैक्टिस पेपर्स भी मिलेंगे जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जो आपको सिखाया जा रहा है इन लेक्चर्स में, एग्जैक्टली सेम चीज आप प्रैक्टिस पेपर्स के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो एंड यू कैन गेट योर रिक्वायर्ड बैंड स्कोर। बिना प्रैक्टिस के सिर्फ लेक्चर्स देख के इट कैन गेट लिटिल ट्रिकी। सो यस, एनरोल इन दैट PW app, IELTS 0 to Hero, and make the most of the resources that we are making for you. Okay, right? So moving on. Okay, now these are the 4 criteria on which you are going to be scored. देखो सीधी सी बात है, मैं जब इन क्राइटेरिया की बात करती हूँ तो मैं ऐसे बोलती हूँ कि एग्जामिनर्स को कैसे खुश करें कि वो हमें अच्छा स्कोर दे दें। अब एग्जामिनर्स को अगर खुश करना है तो ये 4 क्राइटेरिया समझने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द क्राइटेरिया नंबर 1 इज टास्क रिस्पॉन्स। अब इसका क्या मतलब है? देखो क्या होता है, यू गेट an individual band score on each of these criteria। इसका क्या मतलब है? आपको टास्क रिस्पॉन्स पे अलग बैंड स्कोर मिलता है, कोहेरेंस एंड कोहेजन पे अलग, लेक्सिकल रिसोर्स पे अलग, एंड ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी पे अलग बैंड स्कोर मिलता है। दैट मीन्स आपको 4 बैंड स्कोर्स मिलते हैं, फिर उन 4 बैंड स्कोर्स की एवरेज निकाली जाती है एंड दैट बिकम्स योर ओवरऑल राइटिंग टास्क 2 का स्कोर। Now if you want to score high, you need to score high on each of these individual criteria. Now, how exactly you can score high in the task response criteria? So, the very first thing is relevant ideas चाहिए examiners को। अगर ये नहीं है, relevant ideas नहीं है, then it's going to be a lost case. मिनिमम 260 टू 280 वर्ड्स होने चाहिए। अगेन रेलिवेंस वाले होने चाहिए, फ्लफ वाले नहीं होने चाहिए। फ्लफ मतलब फालतू की चीज हमने लिखी हुई है वर्ड काउंट बढ़ाने के लिए, वो बहुत जल्दी हमें समझ में आ जाता है, फालतू की चीजें नहीं लिखनी। एंड थर्डली, इतना लिख दिया तब भी स्कोर हाई तब तक नहीं जाएगा जब तक आपने इन रेलिवेंट आइडियाज को एक्सप्लेन नहीं कर दिया। सो यू नीड टू एक्सप्लेन दीज रेलिवेंट आइडियाज। एक्सप्लेनेशन के बिना स्कोर ऊपर जाने वाला नहीं। I'm marking a star over here. Explanation is crucial. Moving on to coherence and cohesion. यहाँ पे examiners will see the flow of your language.
दे विल सी कि आप एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में जब जा रहे हो तो क्या कनेक्टिविटी है दोनों सेंटेंसेस के बीच में. फॉर दैट वी ask you to follow the structure that of course I will be teaching you shortly. Structure follow करना है आपको, plus you need to use linkers wherever they are required. Linkers means words like while, therefore, although, if, these kind of words. ये आपको सारी grammar classes में समझ आ जाएगा. Okay, next is lexical resource. Lexical resource means vocabulary. देखो, in IELTS writing module we are trying to showcase formal English to the examiners. हम examiners को दिखा रहे हैं अपनी formal English language skills, जिसका मतलब क्या है? Can you use words like etc? Kids के ऊपर, children के ऊपर अगर ऐसे आ गया, can you use words like kids? Can you use short forms like can't? डेफिनेटली नॉट. ये चीजें आपके ऐसे को इनफॉर्मल टोन देंगी एंड वोकैबुलरी स्कोर डाउन जाएगा. एंड बी वेरी केयरफुल ऑफ स्पेलिंग्स ऑल्सो. देयर शुड नॉट बी एनी स्पेलिंग एरर्स. If you are a beginner, focus on writing in simple language. Vocabulary, advanced vocabulary पहले दिन से स्टार्ट मत करना, कोशिश मत करना इंक्लूड करने की. वो vocabulary को कैसे धीरे धीरे ऊपर लेके जाया जाता है, stay tuned for that. Moving on to grammatical range and accuracy. Right? अब यहाँ पे of course this is a language test, तो examiners देखेंगे आपने grammatically sentences correct लिखे हैं कि नहीं. Accuracy means grammatical range means examiners want to see the variety of sentences that you are writing. So accuracy तो हो गया error free sentences. Range means grammatical variety. अब ये क्या होता है? What is grammatical variety? This means आपको अलग अलग तरह के sentences लिख के दिखाने हैं एग्जामिनर को. अगर एक ही तरह का सेंटेंस लिख दिया then again you will not get a high score. अब अलग अलग तरह के sentences कैसे? For example, you need to write complex sentences, compound sentences, और ये सब grammar sessions में cover होने वाला है. Passive sentences, and of course we need a few simple sentences as well. Bare minimum, these four structures are bare minimum that you need to use correctly if you want to touch 7 bands in the writing module. So ये तो हो गया criteria की बात. Right? Now let's move forward and see what else we have got. अब समझते हैं कि how to write the introduction paragraph. So सबसे पहले, without diving head on into the complete sample of essays, today I'm focusing on making you write introduction paragraph, a decent high band score introduction paragraph. अब वो कैसे लिखते हैं? Let's take a look. So introduction paragraph में ये दो sentences आते हैं, paraphrase statement and thesis statement. Now what the hell these are? अब ये दोनों चीजें क्या हैं? Let's understand with an example. Let's take a prompt first. So this is prompt number 1 that I have got for you guys. The prompt over here says the working week should be shorter and workers should have a longer weekend. Do you agree or disagree? So very clearly, do you agree or disagree? हमसे हमारा opinion पूछा गया है. Context क्या है कि working week should be shorter and workers means working professionals should have a longer weekend. So weekend में अभी Saturday Sunday मिलता है, पर क्या उसका ड्यूरेशन बढ़ा देना चाहिए, and weekdays जिनमें हम काम करते हैं, क्या उनका ड्यूरेशन कम कर देना चाहिए? That is what the context is. अब अगर इस पे इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखना है, that means we need 2 sentences. Sentence number 1 is paraphrase statement. Now what exactly paraphrase statement is? In paraphrase statement, you rewrite the information given in the prompt. So prompt में हमें क्या information दी गई है? That working days should be reduced and weekend should be extended. That is the information. Now you need to rewrite exactly the same information which has been given to you in the prompt, but you need to change the language. In changed language. So इन्फॉर्मेशन आपको एग्जैक्टली कॉपी करनी है प्रॉम्प्ट में से. वो आपकी फर्स्ट सेंटेंस होगा
आपके इंट्रोडक्शन पैराग्राफ का, आपके एसे का फर्स्ट सेंटेंस होता है पैराफ्रेज स्टेटमेंट। उसमें आप क्या करोगे, आप एग्जैक्टली सेम चीज लिख दोगे जो प्रॉम्प्ट में लिखी है, लेकिन आप कैसे लिखोगे, इन डिफरेंट लैंग्वेज। आपको लैंग्वेज चेंज करनी है, लैंग्वेज कॉपी नहीं करनी प्रॉम्प्ट में से, राइट। एंड देन द सेकेंड स्टेप इज थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, जस्ट आंसर द क्वेश्चन, जस्ट आंसर द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। उस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, डू यू अग्री और डिसअग्री, दैट मीन्स हमसे हमारा ओपिनियन मांगा जा रहा था। सो इन दैट केस हम थीसिस स्टेटमेंट में ओपिनियन लिख देंगे। बहुत बारी क्वेश्चन एडवांटेजेस पूछेगा, डिसएडवांटेजेस पूछेगा, प्रॉब्लम्स पूछेगा, सोल्यूशंस पूछेगा, तो जो भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, वी राइट दैट इन थीसिस स्टेटमेंट, लेकिन विदाउट एक्सप्लेनेशन, without explanation. So you will give your opinion but you will not explain that. यहाँ पे अगर explanation दे दी introduction paragraph में, that will go against you because introduction paragraph needs to be crisp. It can't be bulky. Now let me show you the paraphrase statement that I have written on this prompt. All right, so here you go. What I'm saying is, it is claimed by some that the duration of weekends should be extended for the working professionals and the number of working days ought to be reduced in a week. As simple as that. अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पे मैंने कोई रॉकेट साइंस वाले सिनोनिम्स यूज करे हैं लैंग्वेज चेंज करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। आई हैव यूज्ड सिंपल लैंग्वेज एंड सिंपल वर्ड्स बट स्टिल आई हैव बीन एबल टू चेंज द लैंग्वेज। क्या करा है मैंने? क्वेश्चन कह रहा है द वर्किंग वीक शुड बी शॉर्टर, मैंने इसको क्या कह दिया, द ड्यूरेशन ऑफ, मैंने पहले तो लैंग्वेज शफल कर दी, लॉन्गर वीकेंड, वीकेंड की बात पहले हो रही है, मैं वीकेंड्स पहले ले आई हूँ। So I'm saying the duration of weekend should be extended. Question is saying longer weekend, I am using the word extended. Then question says workers, I am using the word working professionals. And then I'm saying, and the number of working days. Question says working week, I am saying number of working days. Question says should be, in place of should be I have written ought to be, same cheez hai, should be, ought to be, same cheez hai. Okay, so the number of working days ought to be reduced. Question says shorter, I am saying reduced in a week. So simple language, but still I have been able to change the language, right? So इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा कि आपको रॉकेट साइंस वाले सिनोनिम्स की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे भी आप बहुत डिसेंट पैराग्राफ लिख सकते हो बिना एडवांस्ड वोकैबुलरी के। एडवांस वोकैबुलरी की बात भी करेंगे आने वाले सेशंस में, बट उसके बिना भी ये लैंग्वेज 7 बैंड्स वाली लैंग्वेज है, ठीक है। सो ऐसा मत सोचो कि रॉकेट साइंस वाले वर्ड्स लेके आने पड़ेंगे 7 बैंड्स तक पहुंचने के लिए। नाउ लेट मी शो यू थीसिस। ये तो हो गया पैराफ्रेजिंग स्टेटमेंट, ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन नहीं है अभी हमारा, दिस इज ओनली द पैराफ्रेज स्टेटमेंट। नाउ लेट मी शो यू मैंने इसमें थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखा है। थीसिस के लिए क्या करेंगे, द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर माय ओपिनियन एंड मैंने अपना ओपिनियन लिखा है थीसिस में। लेट मी शो यू। So here you go with the thesis statement. What I'm saying, I completely agree with this viewpoint as it will allow employees to have a better work-life balance. As simple as that. एक sentence का thesis हो गया। thesis में समझते हैं मैंने क्या करा है। मैंने जो अपना व्यू पॉइंट दिया मैं अग्री कर रही हूँ, आई एम अग्रीइंग विद दिस व्यू पॉइंट एंड मेरा जो व्यू पॉइंट है, मेरा जो ओपिनियन है वो यहाँ तक खत्म हो चुका है। जहाँ पे मैं कह रही हूँ आई कंप्लीटली अग्री विद दिस व्यू पॉइंट, यहाँ तक मेरा ओपिनियन खत्म हो चुका है। व्हाट आई एम डूइंग आफ्टर इट इज दैट आई एम गिविंग अ रीजन, आई एम गिविंग वन रीजन, let me write it for you, one single reason for my opinion। and वो reason क्या दिया है मैंने, I'm saying as it will allow employees to have a better work-life balance. This is one reason that I have given. I am saying कि ठीक है मैं अग्री करती हूँ इस व्यू पॉइंट से, बट क्यों अग्री करती हूँ उसका मैंने एक रीजन लिख दिया। क्या रीजन है कि अगर ऐसा हम करते हैं तो जो एम्प्लॉयज हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनको अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस मिल जाएगा। दैट इज माई रीजन। नाउ टेल मी समथिंग, मेरा ये जो रीजन है क्या मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं। नो एक्सप्लेनेशन इज नीडेड।
अब आपको पूरा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ दिखाते हैं, इंक्लूडिंग बोथ पैराफ्रेजिंग एंड थीसिस स्टेटमेंट. Okay, here you go. It is claimed by some that the duration of weekends should be extended for the working professionals and the number of working days ought to be reduced in a week. I completely agree with this viewpoint as it will allow employees to have a better work-life balance. खत्म कहानी इंट्रोडक्शन की. पैराफ्रेज, इंट्रोडक्शन में क्या आता है? पैराफ्रेजिंग स्टेटमेंट एंड थीसिस स्टेटमेंट. अभी पूरी कहानी खत्म नहीं हुई है. ये था हमारा ओपिनियन ऐसे. आई एम ऑल्सो गोइंग टू शो यू वन मोर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ ऑन वन अदर टाइप ऑफ एसे. बट आई होप दैट दिस इज मेकिंग सेंस एंड आप इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिख पाओगे. प्लीज़ DPPs में देखना, मैंने आपके लिए कुछ सैम्पल प्रॉम्प्ट्स लिखे हुए हैं, प्लस मैंने आपको उसमें कुछ वोकैबुलरी भी दी हुई है जो आप यूज़ कर सकते हो लैंग्वेज को चेंज करने के लिए, पैराफ्रेज स्टेटमेंट लिखने के लिए. सो मेक द मोस्ट ऑफ दोज DPPs. मूविंग ऑन नाउ, पैराफ्रेजिंग स्टेटमेंट. क्वेश्चन देखो पहले, ये दूसरा क्वेश्चन है. मेनी वर्किंग पीपल गेट लिटिल और नो एक्सरसाइज either during the working day or in their free time and have health problems as a result. उसके बाद दो questions पूछे जा रहे हैं. Why do many working people not get enough exercise and what can be done to solve this problem or what can be done about this problem. So ये इसको हम बोलते हैं clearly problem solution essay, जिसमें आपको एक problem statement दी जाती है and then related to that statement they ask you any two questions. They can ask you problem solution, they can ask you causes solution, anything can be asked. अब यहाँ पे मैंने पैराफ्रेज स्टेटमेंट कैसे लिखी है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ की फर्स्ट स्टेटमेंट. आई एम सेइंग इन टुडेज फास्ट पेस्ड सोसाइटी मैनी वर्किंग प्रोफेशनल्स, फिर से आ गया वर्किंग प्रोफेशनल्स, पहले पूरा पढ़ लेते हैं. मैनी वर्किंग प्रोफेशनल्स सफर फ्रॉम मेडिकल कंसर्न्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज इन देयर डेली रूटीन्स वेदर इट इज अ वर्किंग डे और नॉट. राइट, अब देखते हैं क्या क्या वर्ड्स मैंने कैसे चेंज करे हैं. मैनी वर्किंग पीपल, क्वेश्चन सेज मैनी वर्किंग पीपल, आई एम सेइंग मैनी वर्किंग प्रोफेशनल्स. Many working professionals. Then question says get little or no exercise either during the working day or in their free time and have health problems. जो लास्ट में इंफॉर्मेशन दी हुई है मैं उसको ले आई हूँ पहले. Suffer from medical concerns. क्वेश्चन कह रहे हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स, मैं उसको बोल रही हूँ मेडिकल कंसर्न्स. उसके बाद ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ, क्वेश्चन कह रहा है नो एक्सरसाइज, लिटिल और नो एक्सरसाइज. आई एम सेइंग ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज. यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स सोचते हैं कि एक्सरसाइज के लिए हम वर्कआउट लिख सकते हैं. दैट विल बी इनफॉर्मल गाइस. वर्कआउट नहीं लिख सकते हम आईएल्स में, दैट विल बी इनफॉर्मल. एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज हियर. ओके, फिजिकल एक्टिविटी इज अनदर वे. एक्सरसाइज को रिमूव कर अगर आपको रिप्लेस करना है यू कैन यूज द वर्ड फिजिकल एक्टिविटी. So due to the absence of regular exercise in their daily routines, whether it is a working day or not. Question कह रहा है either during the working day or in their free time. I am saying whether it is a working day or not. चाहे working day है चाहे नहीं है, they are not getting exercise. So I have been able to change the language. Again, पैराफ्रेजिंग स्टेटमेंट में मैंने लैंग्वेज तो चेंज कर दी, बट क्या मैंने रॉकेट साइंस वाले वर्ड्स यूज करे हैं? बिल्कुल भी नहीं. सिंपल लैंग्वेज के थ्रू लैंग्वेज चेंज कर दी है और बहुत ही डिसेंट लैंग्वेज है ये. दिस इज वेरी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज. ऐसा नहीं है कि ये लो बैंड स्कोर लैंग्वेज है. दिस इज नॉट लो बैंड स्कोर लैंग्वेज. अगेन आई एम मेकिंग अ पॉइंट ओवर हियर कि रॉकेट साइंस वाले सिनोनिम्स क्रैम करने की जरूरत नहीं होती है. ओके, फॉर्मल टोन रखने की जरूरत होती है. Let's take a look at the thesis now. अब इसकी thesis में क्या आएगा? Opinion तो पूछा जा नहीं रहा हमसे. Then what exactly will we write in the thesis? दो questions पूछे जा रहे हैं. Question number 1 is why do many working people not get enough exercise? That means reason पूछा जा रहा है. राइट, सो थीसिस में एक तो हमें रीजन मेंशन करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है, वर्किंग लोगों को एक्सरसाइज क्यों नहीं मिलती है. एंड दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट कैन बी डन अबाउट दिस प्रॉब्लम. सो हियर दे आर आस्किंग फॉर सॉल्यूशंस कि क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन बी डन. Now tell me, in our thesis, it is as simple as that we are going to reveal reason and solution because that is exactly what the question is asking for. पर मुझे बताओ क्या बहुत सारे reasons हम लिख दें अपनी thesis में, बहुत सारे solutions लिख दें? That is not going to be an ideal case because
We do not reveal a lot of ideas in the thesis statement. Remember this. We do not reveal a lot of ideas in the thesis statement. At the most, what I will do is, I will write one reason and one solution, and that is it. One reason and one solution, that is it. Let me just write it in better handwriting, because आपको ये annotated notes भी मिलते हैं from the app and PW batch से, right? So I want the handwriting to be clear for you guys. अभी देखते हैं कि इसकी thesis में मैंने क्या लिखा है. All right. So in the thesis I have written, this might be because of hectic schedule. क्यों होता है ऐसा? Hectic schedule की वजह से. But this issue can be resolved with time management skills. खत्म कहानी thesis की. No explanation, only two ideas. One reason is hectic schedule की वजह से होता है that they don't get enough exercise. And ये कैसे हम resolve कर सकते हैं? By time management skills. So one reason, one solution, no explanation. अब देखते हैं entire introduction paragraph कैसा दिखता है इस prompt पे. And here you go. In today's fast-paced society, many working professionals suffer from medical concerns due to the absence of regular exercise in their daily routines, whether it is a working day or not. This might be because of hectic schedules, but this issue can be resolved with time management skills. That is it. So what are we doing in the introduction paragraph? We are writing paraphrase statement and thesis statement. What is paraphrase? Rewriting the information given in the prompt. What is thesis? Just answer whatever the question is asking for without explaining your ideas. And I hope this video helps. I'll be bringing in more such content in the future videos. All the very best, guys. I'll see you soon. Take care.